हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम लक्ष्मी कुशवाहा। सो आज के वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट ओपनिंग की एलिजिबिलिटी और सिलेबस से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि कौन यहाँ पे एलिजिबल है या नहीं है। तो ये जो ओपनिंग है वो है हमारी DSSB 2025 में लेबर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के लिए। ठीक है। स्पेसिफिकली इसकी एलिजिबिलिटी, इसका सिलेबस और आगे आने वाले MCQ टेस्ट सीरीज के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले के, तो ये जो पोजीशन है वो है इंस्पेक्टिंग ऑफिसर लेबर डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है। और यहाँ पे जो ओपनिंग्स हैं वो है टोटल 16। रिजर्वेशन अनरिजर्व के लिए 7, OBC के लिए 4, SC 2, ST 1, EWS 2। टोटल मिला के 16 ओपनिंग्स हैं आपके पास में। अब मेन फैक्टर पे आते हैं, जो कि यहाँ पे हमारी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसको बाइफरकेट किया गया है दो पार्ट्स में, असेंशियल और डिजायरेबल। पहले तो ये चीज समझ लो कि असेंशियल का मतलब क्या है। असेंशियल मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा, और डिजायरेबल का मतलब क्या है कि ये वो क्वालिफिकेशन है जो वो ऑर्गेनाइजेशन या जो पोजीशन है उसके लिए हम डिजायर करते हैं, लेकिन ये कंपल्शन नहीं है, ये इनका डिजायरेबल है। यानी अगर दो कैंडिडेट्स हैं जिसने असेंशियल वाली क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर लिया है, और दूसरा एक कैंडिडेट है जिसने असेंशियल क्वालिफिकेशन भी फुलफिल की है प्लस उसके पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, दोनों को सिमिलर मार्क्स मिलते हैं, दोनों हाईली नॉलेजेबल हैं, तो उस केस में वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिजायरेबल, इसके पास जिसके पास असेंशियल भी है डिजायरेबल भी है उसको सेलेक्ट करेगी। बेसिकली इसका मतलब, ये डिजायरेबल का मतलब है कि अगर ऐसा कोई केस होता है तो हम इसे डिजायर करते हैं, लेकिन आपकी असेंशियल जो है वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब असेंशियल में क्या है कि आपका किसी भी तरीके का बैचलर्स जो है आपने किसी में भी किया हो, कोई भी बैचलर, ग्रेजुएट BSc आर्ट्स साइंस जो भी आपने ले रखा है आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरा, डिग्री इन लेबर लॉ, पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। यानी बैचलर डिग्री प्लस आपके पास डिग्री होनी चाहिए जिसका स्पेशलाइजेशन लेबर लॉ से रिलेटेड हो, पर्सनल मैनेजमेंट से रिलेटेड हो या सोशल वर्क। अब यहां पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, क्या MBA HR वाले स्टूडेंट्स इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो आपका जो MBA है, ये जो आपकी डिग्री है ना, ये जो आपने डिग्री ले रखी है, MBA है, HR है, इसके अंदर में आपने अगर लेबर लेजिस्लेशन या लेबर लॉज एज एन स्पेशलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लेजिस्लेशन, अगर लेबर लॉस को पढ़ा है तो आपका इक्विवेलेंट कहलाएगा और आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगेन सिंपल, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मेरे MBA में HR में सब्जेक्ट्स हैं या नहीं है, मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, आप एलिजिबल हैं। अब इसके लिए लाइक जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, वन ऑफ माय स्टूडेंट, इन्होंने पहले इस एग्जाम को क्लियर किया हुआ है 2022 में, आई बिलीव 22 के अंदर में, एंड शी इज ऑल इंडिया रैंक, उनका ऑल इंडिया रैंक था और अभी वो दिल्ली में ही पोस्टेड है एंड शी इज वर्किंग एज एन इंस्पेक्टिंग ऑफिसर। तो उनका भी MBA है HR के अंदर में। ठीक है। ओनली थिंग इज कि अगर आपके MBA HR है, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो पर्सनल मैनेजमेंट यानी लेबर लॉज, जहां लेबर लॉज के सब्जेक्ट्स होते हैं वो होने चाहिए। और अगर नहीं है, एक आध सब्जेक्ट क्लियरली आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक दो सब्जेक्ट हैं, मैंने लेबर लॉस तो पढ़ा है, किसी सेमेस्टर में पढ़ा था, ऐसा नहीं है, तो आप अपने यूनिवर्सिटी से या अपने डिपार्टमेंट से या अपने कॉलेज से बात करके ये पता कीजिए क्या आपका MBA HR जो है वो पर्सनल मैनेजमेंट से इक्विवेलेंट है। अगर है तो उनको आप एक सर्टिफिकेट इश्यू करवाइए, बिकॉज वर्बली वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी एंड आपको वो सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। सो दिस इज एज पर माई डिस्कशन विद द पर्सन हु हैज बीन ऑलरेडी सेलेक्टेड। ठीक है, ये कंडीशन है वहां पे। तो पहला हमने क्या समझा कि पहली एसेंशियल में क्या है कि आपका बैचलर तो होना ही चाहिए और डिग्री आपने होल्ड की हो लेबर लॉ में, पर्सनल मैनेजमेंट में या सोशल वर्क में।
अगर आपके पास में डिग्री नहीं है, उस केस में डिप्लोमा इन लेबर लॉ, पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क प्लस 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस। यहां पे अब आपका एक्सपीरियंस कंपल्शन हो जाएगा अगर आप ये एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं। ठीक है, अगर आप ये एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, डिग्री नहीं रखते हैं और आपके पास डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा के साथ में आपका 2 years का एक्सपीरियंस, दैट टू इन द कैपेसिटी ऑफ सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस। ये क्लियर है? अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, ये आप प्लीज रीड आउट कर लेंगे। एनी पर्सन, एनी मेल विथ 2 wives वोंट बी एलिजिबल फॉर दिस। ठीक है, इसके अलावा डिजायरेबल पे आते हैं। अब आपका ग्रेजुएट, आपका क्या हुआ है, ग्रेजुएट हुआ है और आपने उसके बाद एलएलबी किया है। अब एलएलबी के जो स्टूडेंट्स है ना, व्हाट इज दिस, दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू लॉज, लेबर लॉज। तो आप इसमें लेबर लॉज भी पढ़ते हैं, आप लेबर लॉज भी पढ़ते हैं, तो ये डिजायरेबल है। आप इनको फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आपका अगर डिग्री इन लॉ है या किसी भी तरीके का हायर क्वालिफिकेशन है पर्सनल मैनेजमेंट में या सोशल वर्क में, जो हम असेंशियल में पढ़ चुके हैं, उसके ऊपर भी है, तो आप डिजायरेबल होंगे। ठीक है, प्लस एक्सपीरियंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू लेबर लॉ। यहां एक्सपीरियंस मांग रहा है, डिजायरेबल में क्या मांग रहा है कि लेबर लॉ में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये डिजायरेबल है अगेन। लेकिन अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि मैं ग्रेजुएट हूं, मैं एलएलबी हूं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? कर सकते हैं, अगर आपने लेबर लॉ से रिलेटेड आपका उसके अंदर में सब्जेक्ट रहा है, जो कि यूजुअली होता है, और आपके पास में उन लेबर लॉ से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे ये नहीं डिफाइन किया है कि कितना एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ये डिजायरेबल है। ठीक है, ये डिजायरेबल है, तो इसका मतलब सिंपल है, ग्रेजुएट है, एलएलबी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। असेंशियल एक्सपीरियंस, जो असेंशियल में मेंशन्ड है 2 years, डिजायरेबल में कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब 1 year 2 years ऐसे यहाँ लिखा नहीं है, बिकॉज ये डिजायरेबल है। ठीक है, ये पे स्केल है, एज लिमिट 18 to 37 years और एज रिलैक्सेशन जो गिवन है, आप उस हिसाब से चल सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो एज पर दी नोटिफिकेशन ये आपका टीयर 2 वाली कॉलम में आता है। ठीक है, 45-25 है, यानी आपके 2 टर्म में पेपर होंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस। तो पहला सेक्शन जो होगा टेक्निकल और डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है। एमसीक्यू पहला पार्ट ए, जिसके अंदर आपकी ये सारी चीजें, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। अब ये याद रखेंगे, ये केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये आप आगे वाले के लिए प्रीलिम्स है, आप आगे वाले सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं, उसके लिए है। तो आप उसी हिसाब से इसको पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे मार्क्स। आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, आप जो मार्क्स गेन करेंगे, जो उसी हिसाब से आपका एलिजिबल हो के नहीं प्रीलिम्स के बाद में मेंस देने के लिए, वो डिसाइड होगा कट ऑफ के बेसिस पे। ठीक है, इसके बाद में इसी के अंदर सेक्शन बी क्या है, पार्ट ए पार्ट बी, प्रीलिम्स में ही सेक्शन ए सेक्शन बी के अंदर में है, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स की। अब आता है टीयर 2, जिसे हम समझ लेंगे मेंस का, 200 मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ पे एमसीक्यू होंगे सब्जेक्ट रिलेटेड आपके 200 मार्क्स के। डिस्क्रिप्टिव में आपका आएगा एसे और लेटर राइटिंग, एसे इन इंग्लिश, लेटर राइटिंग, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज इन इंग्लिश। डिस्क्रिप्टिव ये सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, यानी जैसे आपको दे दिया मिनिमम वेजेस एक्ट के बेसिस पे कोई केस दे दिया है, या आपको कहा गया है कि मिनिमम वेजेस एक्ट का कोई केस दिया है, आप एक्सप्लेन करें कि एज पर द मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ पे कौन सा लॉ या सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अब ये चीजें डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टिव में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हम इनको कोशिश करेंगे थोड़ा सा पीवाईक्यूज को सॉल्व करके, अगर मुझे मिल जाता है डिस्क्रिप्टिव वाला। बट एज पर माई डिस्कशन विथ माई स्टूडेंट जो ऑलरेडी इस एग्जाम को दे चुकी है, बहुत ज्यादा, अब ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं आप उनको इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर आपने कंसेप्ट को समझा है। अगर आप लॉस को जानते हैं, समझते हैं, उनकी रिटन प्रैक्टिस करते हैं, तो आप ये इजीली कर लेंगे 50 मार्क्स का और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ऐसे इंग्लिश में है, ठीक है, लेटर राइटिंग इंग्लिश में है, तो अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से होंगे तो आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज इंग्लिश में है।
ठीक है, ऐसे राइटिंग कोई भी एक टॉपिक पे हो सकता है, लेटर राइटिंग, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज, कुछ भी, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो इनकी आपके अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट ओवरऑल कहना चाह रही हूं मैं कि मेंस के इस पैटर्न को देख के आपको घबराना नहीं है कि ये डिस्क्रिप्टिव, आप अगर डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में एचआर से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आपको बाकी चीजों में थोड़े बहुत कम भी मिलेंगे, देन इट्स फाइन, कर लेंगे आप। ठीक है, ये हो गया किस तरीके का आपका स्ट्रक्चर रहेगा। अब हम बेसिकली चलते हैं इसके सिलेबस पे। सिलेबस जो है हमारा इंस्पेक्टिंग ऑफिसर इन द लेबर डिपार्टमेंट, ये वेबसाइट पे ही दिया हुआ है, मैंने वहीं से डाउनलोड किया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉस, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में लेबर लॉज जो है वो कैसे एसोसिएट करते हैं, या लेबर लॉ से रिलेटेड प्रोविजंस क्या हैं वो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया का उसके अंदर में रोल, इंडियन लॉज का रोल, लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशंस, ठीक है, वेलफेयर से रिलेटेड लॉज, वर्किंग कंडीशंस, जैसे हमारे फैक्ट्रीज एक्ट हो गया जो हमारे प्रोटेक्टिव में आते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड हमारे 3 लॉज हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ट्रेड यूनियन, स्टैंडिंग ऑर्डर, लॉ ऑफ वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर, चाइल्ड एंड एडोलसेंट लॉ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ इक्वल रेम्यूनरेशन, कंपनसेशन, इसका यहाँ पे आप देखेंगे ऑलमोस्ट सारे लॉज, ठीक है, एक आध को छोड़ के ये सारा आपको कवर करना है। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप अगर देखेंगे आईआर से रिलेटेड में आप प्लांटेशन को भी पढ़ेंगे, स्टैंडिंग ऑर्डर को भी पढ़ेंगे, ट्रेड यूनियंस के अमेंडमेंट 2000, यानी जितने भी आपके रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं उनको भी पढ़ना है, प्लस इवोल्यूशन भी पढ़ना है। तो यहां देखेंगे ये लेबर लॉस फंडामेंटल, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रोविजंस हो गए, लेबर लॉ, वर्किंग कंडीशन, फैक्ट्रीज एक्ट, लॉ ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, सोशल सिक्योरिटीज, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट ऑफ 2017, जो भी हमारे लेटेस्ट अमेंडमेंट है उनको भी पढ़ना है आपको, लेबर लॉ 1988 वाला जो ऊपर भी लिखा हुआ था, कोड्स भी पढ़ने हैं, लेबर कोड्स, ठीक है, ये सारे कोड्स भी पढ़ेंगे आप। इन दोनों का कंपैरेटिव देखो, कोड्स अगर आप ये लॉस पढ़ लेते हैं तो कोड्स उतने डिफिकल्ट नहीं होंगे, इनको मैं एमसीक्यू सेशन के थ्रू, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू या डिटेल एमसीक्यू सेशन के थ्रू आपको करवा दूंगी। इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस ऑडिट कवरिंग अबव एक्ट्स एंड अदर स्पेसिफिक एक्ट्स, ठीक है, केस लॉस भी हैं, केस स्टडीज भी हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, तो केस लॉस से रिलेटेड एक आध क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन केस लॉस आपको पढ़ने पड़ेंगे, केस स्टडीज भी पढ़नी पड़ेंगी जो इंपॉर्टेंट है। अब सब कुछ यहाँ नहीं कवर करना है, ठीक है, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें रीसेंट पे फोकस करना है। अगर कोई केस या कोई जो बोलते हैं ना लैंडमार्क जजमेंट है, उन केसेस पे हम ज्यादा ध्यान देंगे, जान इस मतलब ऐसा कोई रैंडम केस पे नहीं, बट वो जो लैंडमार्क जजमेंट्स है ना वो केसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सिलेबस। तो आज के सेशन में डिस्कशन जो हमने किया वो था आपका एलिजिबिलिटी। आई बिलीव मैंने आपके डाउट्स को क्लियर किया है एंड चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपके एंड पे। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।